नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से लेकर लोकनायक नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान के सफल संचालन के लिए जनजातीय शोध संस्थान के ढांचे को स्वीकृति प्रदान करने और जनजातीय युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार का दिशा में काम करने के लिए मुख्यमंत्री जनजातीय रोजगार उत्कर्ष योजना के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। जनजाति परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजाति समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जानी जाती है। हमारे राज्य में अभी हम देख रहे थे 5 जनजातियों का और वहीं माड़ा लॉन्च के बाद प्रदेश भर के ऊंचाई वाले इलाकों के लिए सीएम धामी ने निर्देश जारी किया है। सीएम धामी ने ऐसे इलाकों में जा रहे सैलानियों में से आने वाले 2 से 3 दिनों तक अपनी यात्रा को स्थगित करने की अपील की है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि ऐसे इलाकों में अभी जो सैलानी हैं, जो भी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इन इलाकों में सीएम धामी ने हर्षिल औली का जिक्र किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अत्यधिक बर्फबारी के कारण हिमस्खलन के घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विभिन्न रिजॉर्ट में रह रहे सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। है जो ऐसे तो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट है, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। जहां भी ज्यादा बर्फ जमी है और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं। उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है, क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआर वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। उत्तराखंड के चमोली के माना से हुए हिमस्खलन में अभी तक 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 4 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान जारी है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार फिर सीएम धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 लोगों को खोजने के लिए जीपीआर, थर्मल इमेजिंग कैमरा और कई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल्द ही 4 लोगों की लोकेशन मिल जाएगी। कुल 54 लोग थे जो कल सूचना आ रही थी कि 55 लोग हैं, तो एक अपने घर पहले ही पहुंच गए थे। उनकी सूचना कल रात को हमको प्राप्त हो गई, तो सब मिला के 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे उनके बीच में, तो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी को बद्रीनाथ से
जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश में 7 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के आयोजन पर कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। वहीं पर्यटन मंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में ये महत्व अहम भूमिका निभाएगी। हर साल हजारों योग साधक और विशेषज्ञ इस महोत्सव में शामिल होते हैं। ऋषिकेश में आगामी 1 से 7 मार्च तक आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। योग जो हमारी प्राचीन संस्कृति और विरासत का अमूल्य हिस्सा है, उसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में यह महोत्सव अहम भूमिका निभाएगा। ऋषिकेश के निकट मुनिकेरेती स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की गेस्ट हाउस में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी निश्चितानंद मुनि महाराज ने योग फेस्टिवल पर आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी यह योग फेस्टिवल 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी योगाचार्य और योग साधक पहुंचे हैं। ये बरसों से उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के समय से, जब उत्तर प्रदेश के अंग होते थे हम लोग, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और ये उसी कड़ी में इस बार भी इसमें देश विदेश के योग साधक यहाँ पर आते हैं और योग के बारे में सभी लोग अपने विचार रखते हैं। देखिए, योग हमारा ये क्षेत्र जो है मुनिकेरेती, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, ये योग की जननी है और देश में योग की राजधानी भी है। यहाँ से ऋषि मुनियों से लेकर तमाम साधु संतों ने हमारे उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तमाम जगह यहाँ पर योग साधना करके परमात्मा की प्राप्ति की। तो योग परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी है, योग हमारी आत्मा भी है और योग हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक भी है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने माड़ा में जारी रेस्क्यू अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें एवलांच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रही है। बीएसएफ, एनडीआरएफ के एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। ज्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि शेष लोगों को भी जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। खराब मौसम के कारण अभियान में बाधा आ रही है, लेकिन राहत दल लगातार प्रयासरत है। माणा में जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, उसमें लगभग 55 मजदूर फंसे थे। उसको आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी और हमारे प्रधानी जी सबने और सारे जवानों ने, सेना ने और अपने सहयोग कर लगभग 55 में से 47 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा एक बार फिर सुनिश्चित हो गया है और उसके लेकर भाजपा संगठन को अवगत भी करा दिया गया है। प्रदेश महामंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 6 मार्च को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा रहेगा, जिसमें सुबह 8 बजे से जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से हर्षिल पहुंचेंगे। वहां भी एक छोटी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर मुखवा में मां मैया की गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। एक दिवसीय पर पीएम मोदी का ये आगमन है, जहां पर बताते चले कि यहां जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन ने सभी को हिदायत दे दी है कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम और बड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां किसी भी तरह की कोई भी चूक न हो पाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं 6 मार्च को उत्तराखंड। बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनके यात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर ये जो डेट है, जो तारीख है, वो जारी कर दी गई है, यानी 6 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक दिवसीय दौरे पर देश के मुखिया आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। प्रातः 8 बजे जोली ग्राउंड पर वो लैंड करेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से हर्सिल के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी वो संबोधित करेंगे और मुखवा में मां गंगा के जो शीतकालीन प्रवास का स्थान है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और अन्य उनके कुछ कार्यक्रम वहां पर है और करीब 12:30 बजे के करीब वो यहां से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और उत्तराखंड में क्षेत्रवाद को लेकर बीजेपी के नेताओं का बयान लगातार जारी है। पार्टी असहज महसूस कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त संदेश लिखा है। उन्होंने मंत्री या विधायक कोई भी हो, राज्य की एकता और प्रतिष्ठा का गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंह धामी ने सभी पार्टी नेताओं को विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड में हम सभी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी को भी यहां माहौल बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए, न कि राजनीति के नाम पर विघटन की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जो कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कड़ा संदेश दिया है कि हम उत्तराखंड में भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। यहां पर माहौल किसी भी प्रकार का किसी को बिगाड़ने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपसी सौहार्द में, मन मुटाव में किसी भी प्रकार का असर हमारे देवभूमि की, उत्तराखंड की एकता और संपन्नता पे प्रतिघात करना है। और उत्तराखंड में भारत चीन सीमा क्षेत्र में माड़ा के पास भारी हिमस्खलन में फंसे मजदूरों की तलाश के लिए बचाव कार्य शुरू स्तर पर जारी है। और आपको बता दें कि 8 फीट वर्क और लगातार भारी बर्फबारी होती, तापमान माइनस जैसी विषम परिस्थितियों में सेना और आईटीबीपी के जवान हिमस्खलन में दबे मजदूरों को निकालने में जुटे हुए हैं। ज्यादातर मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आपदा सचिव ने बताया है कि सरकार पीड़ितों के परिवार के लोगों से भी संपर्क कर चुकी है और पीड़ितों के नाम समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी करा दिए गए हैं। देखिए, अभी हमारी प्रायोरिटी जो है, पहली प्राथमिकता हमारी है कि जो लोग आपदा में फंसे हुए उनको निकालना। 55 में से 49 को निकाल लिया है हमने। हमारे पास सबके आधार नंबर है। लिस्ट हमने कल आपके माध्यम से जारी कर दी थी समाचार पत्रों को। आज समाचार पत्रों में, मीडिया में सबके नाम आ गए हैं। जो लोग जोशीमठ लाए गए हैं, 23 से ज्यादा लोग अब तक जोशीमठ लाए गए हैं, उनकी सूची जारी कर दी है हमने। बाकी जो 6 लोग अभी नहीं मिल पा रहे हैं, उनको खोजने का काम चल रहा है। हमारा प्रयास पहला है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको हम ढूंढें और जो लोग निकाले गए हैं उनको समुचित उपचार पहुंचावे। उसके बाद फिर उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे। वो लगातार टीमें काम कर रही हैं। और काशीपुर के समस्त अधिवक्ताओं ने एक बार फिर से एक सूर में कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अधिवक्ताओं के हितों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। वकीलों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार जो भारतीय संविधान में उनको मिले हैं, उनको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को बेरोजगार किया जा रहा है, जिसमें उनकी रोजी रोटी पर भी संकट उत्पन्न हो रहा है। काशीपुर के समस्त अधिवक्ता गणों ने उक्त आदेश के विरोध में
11वें दिन भी हड़ताल का काम बंद किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो यह आंदोलन और ज्यादा उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। निराशाजनक ये दिन है कि 11वां दिन है और सरकार के कानों पर जू भी नहीं लग रही, जबकि मुझे लगता है सरकार को आगे बढ़कर निरंतर हम लोग रोजगार की मांग करते हैं, महंगाई को कम करने की बात करते हैं, एक निष्पक्षता कानून की बात करते हैं, और उसके बावजूद जो वकीलों के सीधा जिस प्रकार से कुठाराघात सरकार ने किया, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोस का विषय है। ये मुझे लगता है कि सरकार को बिना किसी राजनीति के, बिना किसी वाद विवाद के तत्काल प्रभाव से ये कहना चाहिए कि पेपरलेस भले ही हो, लेकिन उसके साथ साथ एडवोकेट का इन्वॉल्वमेंट प्रत्येक रजिस्ट्री में, प्रत्येक सरकारी दस्तावेज में होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता कानून की जानकारी रखता है। जनता के बीच से यदि अधिवक्ता को हटा दिया गया तो हमारे वाद जिस प्रकार से निरंतर बढ़ रहे हैं, जमीनों के भू विवाद और ज्यादा बढ़ेंगे और जनता को बहुत परेशानी होगी। आज हड़ताल का 11वां दिन है और इसमें जो है सरकार जो है वकीलों को लगभग 90% वकीलों को बेरोजगार करने जा रही है। और इसमें हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने ऑनलाइन कार्य किए हैं, वर्चुअल बेनामी का कार्य किया है, इसमें अधिवक्ता की, दस्तावेज लेखक की भूमिका रहनी चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। और इसमें जैसे विवाह पंजीकरण है, उसमें भी हमारी भूमिका रहनी चाहिए। और वसीयत एक गोपनीय दस्तावेज होता है, उसकी बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी कोई गोपनीयता रही नहीं है। अभी आप उसे ऑनलाइन करवाइए और उसमें एक जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें कोई डिटेल नहीं होती कि किस खसरा नंबर की कितना रकबा किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को उसमें वसीयत करी है। और उसमें QR कोड होता है, आप उसे स्कैन करें तो उसकी डिटेल पूरी की पूरी आपकी खुल जाएगी। जैसे हालात हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है, उस हिसाब से तो आंदोलन आगे बढ़ेगा और इससे भी तगड़ा आंदोलन होगा। इस तरीके से पूरा जो है इस समय कार्य जो है बंद है और लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके विषय में क्या करना? नहीं, लोगों को तो कठिनाई है, और जो बिल में इन्होंने प्रोविजन कर दिया है इसका रजिस्ट्रेशन वाला कि जन सुविधा केंद्र होंगे, जन सुविधा केंद्र का लाइसेंस सरकार देगी, समझ रहे हैं? जब तक उसमें वकील का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो तब तक वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप जैसे जन सुविधा केंद्र के पोर्टल से चाह रहे हो, ऐसे ही उनके एडवोकेट के लिए एक अलग पोर्टल बनाइए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को बहुत समझदार समझता था, मगर उनके जो कार्य हैं ये तो पूरे जिले के, हमारे स्टेट के 16 लाख वकीलों के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। 10 दिवसीय इस मेले में देश भर के राज्यों के मुख्य उत्पाद और इसी के साथ साथ लोक कलाकारों के स्टार नाइट आकर्षण का केंद्र है। देश भर में 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इसके अलावा वॉयर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी एप्पन को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन किए जाएंगे। 10 दिन तक चलने वाले इस सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम होंगे। निश्चित रूप से भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी एक पहल ये भी है कि महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार करने का मौका दिया है। और सैकड़ों समूह हमारे उत्तराखंड में, हजारों समूह हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं जो अपने आप में उद्यमी बन गए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय वो कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भारत में मेलों की संस्कृति आदिकाल से चलते आ रही है, प्राचीनतम काल से यह संस्कृति चली आ रही है और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। संस्कृति जीवित रखा है और यहाँ पर भी जो सरस मेला लगा है, मैं कहता हूँ कई राज्यों के, भारत के कई स्टेटों के लोग यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर आए हैं। मैं सभी हल्द्वानी की जनता से, हल्द्वानी की जनता से करता हूँ जो लोग इस तरफ के लोग आए उनके इस प्रोडक्ट को खरीदे भी।
और वहीं माड़ा में आने वाले एवलॉन्च की लेकर मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया गया है। सीएम धामी के निर्देशन में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और उस बीच अपर सचिव और सूचना महानिदेशक बंशीधर निवासी ने बताया है कि अभी तक माड़ा में 50 मजदूरों को निकाल लिया गया है। भारतीय सेना, आईटीबीपी और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें लगातार हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बचे हुए लापता लोगों की खोज में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं ताकि राहत सामग्री पहुंचाने और घायलों को निकटतम चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता मिल सके। बाकी को निकालने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर गए थे। किच्छा कोतवाल को हटाने और पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के मुताबिक चुनाव के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी सरवर यार खान का धक्के मारकर कोतवाली में बंद किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और साथ ही किच्छा कोतवाल के हटाने की मांग की है। कोतवाल हटाने पर एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन करने और सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ अपने समर्थकों के साथ किच्छा गल्ला मंडी स्थित सीओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित हाजी सरवर यार खान और कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे के सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ ने किच्छा पुलिस पूरे सरकार के एजेंट के रूप में काम करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। कोतवाल सत्ता का एजेंट बनकर काम करना ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबकी बात सुननी पड़ेगी। झूठे मुकदमे यहाँ नहीं होने देंगे हम। और झूठा मुकदमा दिखाने के लिए सारा दबाव बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं धीरे सामने आ जाएंगे और उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी जो इसके पीछे हैं। अब जो 3 साल चल गया। अभी अगले 2 साल अब इच्छा के अंदर दादागिरी न पुलिस की चलेगी न किसी की गुंडागर्दी। और कोतवाल साहब ने मेरी बेइज्जती की है, उसका वो जवाब दे। उनका ये तो हर इज्जतदार आदमी को कभी भी उठा के कहीं चौराहे में बेइज्जत कर देंगे। इनकी सरकार है, इनके सरकार का नशा इनकी चढ़ा हुआ है, तो वो तो ऑफिस से बाहर है। कोटद्वार में बीएल रोड स्थित एक जमीन में हो रही प्लॉटिंग के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और वहीं पुलिस ने मामले में मिली तहरीरों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमें न्याय चाहिए और हम लोग यहाँ पे न्याय के लिए खड़े, क्योंकि सभी उसमें संगठन के तीनों पदाधिकारी हैं और हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई है, गाली गलौच हुई है, हमें माँ बहनों की भी गाली गई है और हमारी जाति को लेकर कर हमारी औकात को नापा जा रहा है। वहाँ पे वो लोग बाकायदा रुपए से हमारी औकात को वो लोग नाप रहे हैं और हर जगह हम लोग को बदनाम कर रहे हैं कि हमने उनसे रुपए की हमने डिमांड की है। 28 फरवरी को हमारे पास एक जमीन संबंधित विवाद आया था, जिसमें 2 पक्षों द्वारा अपनी अपनी तहरीर लाके कोतवाली में दी गई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा ये कहा गया था कि उनके साथ मारपीट तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोनों की तहरीर लेकर हमारे द्वारा इनमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जो संबंधित धाराएं हैं उनमें, और इन दोनों में ही विवेचना प्रचलित है। और काशीपुर के नवनियुक्त महापौर दीपक वाली अपने साथ एसडीएम अभय प्रताप सिंह, नगर आयुक्त विवेक राय और सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए निकल पड़े। आपको बताते चले कि उन्होंने काशीपुर शहर के समरा विकास के लिए कई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर दीपक वाली ने देखा कि काशीपुर में सबसे ज्वलंत समस्या जल निकासी है, जिसको लेकर वो गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुरादाबाद रोड पर बन रहे नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि नाला बनने में आ रही बाधा को लेकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। आवास विकास का फ्लाईओवर उतर रहा है, वहां से लेके परमानंदपुर होते हुए देहरादून हाईवे से जोड़ने के लिए इसका सौंदर्यीकरण, इसका चौड़ीकरण और इसका
जो हमारे ग्रीनरी भूमिगत केबल के साथ इसका बिजली के पोल, स्ट्रीट लाइट। तो आज ये पहला सर्वे सभी अधिकारी, इसमें सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। इसमें सारे एक्सीएल, चाहे सिंचाई विभाग के हों, आपके एनएच के हों और पीडब्ल्यूडी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, नगर महोदय, तो सभी विभागों को लेकर आज इसका सर्वे किया जा रहा है, जिससे कि इसकी जल्द से जल्द एक सर्वे के बाद इसकी डीपीआर वगैरह बनवाकर भेजी जाए, जिससे कि इस रोड की और हमारी जो दोनों एंट्री है खूबसूरत, उनकी कायाकल्प हो सके। उत्तराखंड के मारा में आए एवलांच में दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चलाया गया। दूसरे दिन के अपडेट की अगर बात करें तो 50 मजदूरों को निकाला जा चुका है, जिसमें 23 का उपचार किया जा रहा है। निकाले गए 50 मजदूरों में से 4 की मौत हो चुकी है और एक श्रमिक सकुशल अपने हिमाचल पहुंच चुका है। अभी ग्लेशियर मलबे में दबे 4 मजदूरों को तलाश जारी है, जिसके लिए सेना के साथ दूसरी टीमें पूरे दमखम से लगी हुई है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टरों का लोगों की निकालने के लिए तैनात किए गए हैं और हेलीकॉप्टरों से भारतीय सेना विमान के 3 चीता हेलीकॉप्टर, इसी के साथ साथ भारतीय वायु सेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना की तरफ से किराए पर लिया गया एक नागरिक हेलीकॉप्टर शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।